आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग बिहार स्वाभिमान आंदोलन के तहत एक ग्रामीण विकास एपिसोड की शुरुआत किए हैं। तो सबसे पहले बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से इस वेबिनार में उपस्थित तमाम श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन नमन भी करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार। मैं इनका भी नमस्कार इस मंच की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चूंकि मैं अतिथि को बताना चाहूंगा, बिहार स्वाभिमान आंदोलन बिहार के कुछ युवाओं के द्वारा यह एक कार्यक्रम चलाई जा रही है, जिसमें कि वास्तविकता से लोगों को अवगत कराना है। कितनी बातें सत्य है, कितनी अर्ध सत्य है, कितनी पूर्ण सत्य है, इसकी तहकीकात अपने विचारों के माध्यम से करने का प्रयास किया जाए, यानी वास्तविकता से लोगों को अवगत कराया जाए। उसी की एक और से अन्य कड़ियां चल रही है। उसी की एक कड़ी है ग्रामीण विकास, जो हर मंगलवार को 8:45 से शुरू होकर के 9:45 के बीच में खत्म होगी। और ग्रामीण विकास के भिन्न भिन्न जो पहलू हैं, उन पहलुओं से जो हमारे नजर में विद्वतगण हैं, उन लोगों को लाकर चर्चा की जाएगी। तो आज हमारे जो अतिथि हैं, वक्ता अतिथि हैं, डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी, इनका मैं स्वागत करते हुए इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। ये भी बिहार की धरती से ही हैं। बिहार के सोन के बगल की जो जिला है भोजपुर, उसी के एक गांव से के रहने वाले हैं और पढ़ाई लिखाई के दरमियान ये बाहर आए हैं। तो वर्तमान में हमारे जो डॉक्टर कुमार हैं, वे पीएचडी किए हैं। अभी तो वर्तमान में ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। मैं ये कहूँगा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसिंग NIAP, जो ICAR न्यू दिल्ली के तहत कैंपस, उषा कैंपस में है, वहाँ पर एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। इनकी शिक्षा पीएचडी किए हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो से ही, इसके वाराणसी। इसके साथ साथ MSc नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक करनाल से किए हैं। BSc एग्रीकल्चर बनारस से किए हैं। और पीएचडी इनकी टॉपिक जो है वह है वाटर सेट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर है। ये अभी वर्तमान में प्रधान कृषि अर्थशास्त्री, ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिसी रिसर्च है। जी जी, एग्रीकल्चर प्राइसिंग है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। अच्छा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च NIAP, पुराना नाम हमें याद है। इसके पहले प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में, और उससे पहले सीनियर साइंटिस्ट थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में थे, और साइंटिस्ट के रूप में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मोदीपुरम मेरठ में ज्वाइन किए थे। तो ये इनकी एकेडमिक और आज की जो है उसकी उपलब्धियां हैं। इन्होंने डेयरी साइंस से लेकर के, वेजिटेबल साइंस से लेकर के, फिशरीज से लेकर के प्राइस पॉलिसी तक अपने आप को डाइवर्सिफाई करते रहे हैं। इनके अंदर पीएचडी 5 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च पेपर्स 8 दर्जन से ज्यादा भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में इनकी छपी हुई हैं। 4 इनकी पुस्तकें हैं, और इन्होंने 6
बाहरी प्रोजेक्ट्स और लगभग 14 से ज्यादा इन्होंने अपना पोस्ट अपने संस्थान का रिसर्च कार्य पूरा किया है। ये बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, चाहे वो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक रिसर्च एसोसिएशन हो, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो, ये सब के ये आजीवन सदस्य हैं। और इस तरह से ये आज आपके साथ आपके सामने जो चर्चा करेंगे, इनका विषय है कि ग्रामीण विकास में कृषि यंत्रीकरण की भूमिका। कृषि यंत्रीकरण यानी मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर की क्या भूमिका रही है ग्रामीण विकास में। 2 मिनट में हम आपको बता दें, ग्रामीण विकास का जो सामान्य लोग सोचते हैं कि केवल गांव का एक विकास की बात हो, लेकिन इसके बहुत सारे आयाम हैं और इस पर बहुत सारे आप लोगों की वार्ताएं की जाएगी। जैसे सामान्य रूप से हम समझते हैं कि जो रूरल एरिया है उसको विकास कर देना है, लेकिन हम समझते हैं कि विकास कैसे होगा। एरिया के विकास करने के लिए वहाँ के लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, गांव में रहने वाले लोगों को जीवन रहन का स्तर है, इसको उत्तम बनाना है, उनकी लाइफ की गुणवत्ता देनी है, उनका जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में उनका समाज कृषि विकास के संदर्भ में, उनके सामाजिक विकास के संदर्भ में, उनके व्यवहार के विकास के संबंध में, प्रबंधन के विकास के संदर्भ में, इन तमाम चर्चा की बातों की चर्चाएं ग्रामीण विकास के तहत की जाती है। और आप लोग रॉबर्ट चैम्बर, संयोग से मुझे काम करने का इनके साथ मौका मिला 5 दिन। रॉबर्ट चैम्बर्स जो ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट के चैंपियन माने जाते हैं, तो इन्होंने बोला है कि जो गांव का सबसे जो लो लेवल का, नीचे लेवल का जो आदमी है, वरिस्ट टू द पुअर जो है, उसके विकास की बात यदि करते हैं सोसाइटी में, तो वही ग्रामीण विकास की बात होगी। इस तरह से वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं, लेकिन इसमें हम विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात करेंगे, हेल्थ में है, फिजिकल एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे, फार्म सेक्टर की बात करेंगे, स्टोरेज की बात करेंगे। तो इन तमाम चीजों का जब विकास होगा, जो सरकार के विकास के काफी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की चर्चा करेंगे, तभी हम ग्रामीण विकास को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। एक दिन विशेष रूप से मैं ही बोलूंगा ग्रामीण विकास की जो प्रॉब्लम्स है, जो उनके स्ट्रेटजी है, जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है, जो उनके डायमेंशंस हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज ग्रामीण विकास के संदर्भ में इतना ही है। अब मैं आज अपने मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा कि ये अपनी बात अपने लोगों के बीच रखें और सरल से सरल भाषा में चर्चा करते हुए आगे बताएं कि ग्रामीण विकास में जो हमारा कृषि मुख्य रूप से है, इसमें यंत्रों की क्या भूमिका रही है। आप जानते हैं कि पहले लोग बैल से होता था, मानवीय श्रम लगता था, फिर पार्श्विक श्रम लगने लगा, फिर तरह तरह के यंत्र आने लगे। तो इसके क्रमिक विकास की जानकारी हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कुमार आप लोगों को विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद रंजन कुमार साहब जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बहुत विस्तृत परिचय देने के लिए। मैं श्रोतागणों को भी नमस्कार करना चाहता हूं और सबको बताना, आज अपनी चर्चा शुरू करने से पहले एक बार सभी बिहार वासियों को नमस्कार करना चाहता हूं और उस भूमि को नमस्कार करना चाहता हूं जहां से दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लोग जन्म लिए हैं, और आशा है आगे आने वाले समय में हमारा भविष्य सुनहरा होगा और हम एक पुनः स्वर्णकालीन युग की तरफ जाएंगे। उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, और खासकर ग्रामीण विकास में, जो कि हमारा एग्रीकल्चर से पूरा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। देश में करीब 70% पॉपुलेशन अभी गांव में रहती है। हमारे यहाँ तो करीब बिहार में 85% पॉपुलेशन गांव में है। अर्बनाइजेशन बहुत 10 से 15% ही है। और यहाँ पर जो खेती में जुड़े लोग हैं देश में, करीब 51% लोगों को
खेती से ही आजीविका मिलती है, जबकि खेती का कंट्रीब्यूशन 15% है जीडीपी में, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है। बट बिहार में इसकी ज़्यादा है। तो कृषि की भूमिका बिहार में बहुत ज़्यादा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के विकास में। जैसे जैसे खेती का विकास होगा, ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ 50% करीब 60% लोग खेती पर डिपेंडेंट है और उसका कंट्रीब्यूशन 20 से 22% है बिहार में, तो कितनी कम आय है खेती क्षेत्र से और लोगों की कंडीशन क्या है। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि ये यंत्रीकरण से कैसे इसको मैंने खेती को ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे आमदनी वगैरह ज़्यादा हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे खेती में मुख्य श्रम आदमी और जानवर होते थे। जानवर जैसे बैल, और कुछ जगह भैंसा, जैसे दिलीप भाई की तरफ भैंसा वगैरह यूज होते थे, हमारे तरफ बैल यूज हुआ करते थे। नहीं, हमारे यहाँ भी बैल ही होता है भाई। अच्छा, नहीं तो पटना जिले में वो गया वगैरह में भैंसा हाँ, वगैरह होता था। जी जी। तो भैंस होते थे। तो बट अब ये दोनों चीजें गायब होती जा रही हैं। ना भैंसा मिलेगा, ना बैल मिलेंगे। ये सब खेती के मैंने एग्री ट्रैक्टर वगैरह यूज होने लगे। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो आदमी लेबर जो होती थी, एग्रीकल्चर मैंने ह्यूमन लेबर, मनुष्य और जानवर, ये काम जो हमारा है खेती में हमेशा सालों भर एक तरफ का नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। कभी ज़्यादा जरूरत पड़ती है श्रम की, कभी कम जरूरत पड़ती है। आदमी तो उतना ही है। अब ज़्यादा जिस दिन जरूरत पड़ेगी उतना आदमी मिलेगा, फिर बाद में वो बेरोजगार बैठेगा, तो लोगों की जीविकोपार्जन नहीं हो पाएगी। तो इस चीज को, कमी को पूरा करने के लिए और बैलों के द्वारा जो जुताई और बहुत सारी जो क्रियाकलाप है खेती में, वो उससे 3 फसलें नहीं ली जा सकती। एक फसलें में भी, जैसे मैं देखता था कि बैलों से पूरे खेतों में गेहूं के लिए जुताई नहीं हो पाती थी। धान कटने के बाद धान भी बहुत लंबे समय तक लगता था। तो जितना ही देर होगी फसलों को लगाने में, उतना ही उनकी उपज घटती जाती है। क्योंकि फसलों की समय पे बुआई, समय पे रोपाई बहुत जरूरी है, ताकि उनको ऑप्टिमम इन्वायरमेंट मिल सके, क्लाइमेटिक कंडीशन उनको ग्रोथ पीरियड में और उनकी कटाई के समय, मैंने फल लगने और उसको पोषित होने में। जैसे धान का फूल आता है, फूल में फिर फली लगती है, फल को पोषित होना है, मोटा दाना होना है। उसी तरह गेहूं का मोटा दाना होना है, तो उस समय क्लाइमेटिक कंडीशन उसके अनुकूल होनी चाहिए। जैसे गेहूं में देखते हैं कि तुरंत पछुआ हवा चलती है, मार्च करते होते पछुआ हवा आने लगती है। यदि गेहूं की बुआई लेट हो गई तो उनको ग्रोथ के लिए टाइम कम मिलता है और ग्रेन फिलिंग नहीं हो पाती है, तो हमारे दाने सिकुड़े सिकुड़े छोटे छोटे हो जाते हैं और उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। इसलिए समय पे हर एक खेती के हर एक विधियों को समय पे पूरा होना जरूरी है। जैसे लगाना जरूरी है, उसी तरह सिंचाई देना भी। गेहूं खेती में 20-22 दिन में पहली सिंचाई लग जानी चाहिए, नहीं तो वो जो क्राउन रूट होता है उनका, वो इनिशिएट नहीं हो पाएगा और बलियां उसमें क्या बोलते हैं, गुच्छे नहीं पड़ेंगे। मैंने एक पौधा, एक बीज से एक ही पौधा रह जाएगा, 4-5-7 पौधे नहीं हो पाएंगे। तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक काम समय पे पूरा हो। इसमें फार्म मशीनरी, जो कृषि यंत्र जो हैं, इनकी अहम भूमिका। इनके थ्रू समय पे एक छोटे समय में पूरे खेतों में आप रुपाई लगा सकते थे। तो इसके लिए इनकी जरूरत पड़ी और आज हमें संतोष है कि बिहार में कम से कम जुताई और बुआई वाले मशीन पूरे उपलब्ध हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे अब बैलों
से जुताई की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो भी कराना चाहते हैं उनको मिल जा रहा है। किंतु और जो कीमती मशीन है उनकी उपलब्धता अभी भी काफ़ी कम है। कीमती इम्प्रूव जो मशीन्स हैं जो कि बुआई का भी एक प्रिसीजन होता है। एक यदि बीज की बुआई एक निश्चित दूरी पर नहीं हो तो वहाँ उनको खाद पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ अभी भी हम देखते हैं कि छिटाई द्वारा बुआई होती है गाँव की तरफ। वो सबसे पुरानी विधि है और उसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। बीज ऊपर पड़ गया तो उगेगा नहीं तो आप बीज तो पूरा लगाते हैं, उसमें बीज भी ज़्यादा लगता है और प्रॉपर उगता भी नहीं है। तो पॉपुलेशन जो होती है, जनसंख्या होती है पौधों की खेत में सही नहीं होती है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो छिटकहुआ विधि से और लाइन विधि में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइन विधि से लगाने पर उसमें हवा और पानी दोनों प्रॉपर रहता है, पौधों को हमेशा मिलता रहता है। बट छिटकहुआ विधि में हवा पास करने के लिए जगह नहीं रहता है। पौधे जब बड़े होते हैं पूरा घेर लेता है तो पौधों को हवा नहीं मिलती है और सूरज की रोशनी भी प्रॉपर नहीं मिलती है। तो इसलिए लाइन विधि में बुआई की बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यकता है कृषि उपज बढ़ाने के लिए, और उसमें ये मशीन बहुत फायदेमंद होते हैं। तो कोई भी खेती कीजिए वो लाइन से सोइंग कीजिए। मशीन जो सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है, तरह तरह के सीड ड्रिल आए हैं जो कि बिना जुताई के भी जीरो जीरो टिलेज के बाद आप गेहूं की खेती लगा सकते हैं। उसमें भी आपको पैदा सही होगा। जनरली देखते हैं कि आपको धान की कटाई अब जो थ्रेसर इससे कंबाइन से होती है तो बहुत बड़े बड़े धान के पौधे उसमें लगे रह जाते हैं, डंठल रह जाते हैं, तो उनको जलाने पर वातावरण को नुकसान पहुंचता है। तो अब मशीन ऐसी आ गई है कि उन डंठल के रहते हुए भी हम उस बिना जुताई के बीज को लगा सकते हैं, जिसे हैप्पी सीडर कहते हैं। बिना जुताई के। जुताई भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती है, ज़्यादा बार बार जुताई करना, क्योंकि उससे जो हैवी ट्रैक्टर्स हैं चलने से मिट्टी दब जाती है, और दब जाती है तो उसकी उत्पादकता पर असर पड़ता है। तो इसलिए समय समय पर उसे मोल्ड बोल्ट प्लाऊ या चिजलर से उसकी जुताई करके मिट्टी को पल्वराइज करते हैं ताकि उसमें हवा पानी जाता रहे। तो इन सब चीज़ों से तो कृषि में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो समय से हर एक ऑपरेशन होना और सही ढंग से ऑपरेशन होना। यदि सही प्रिसाइजली नहीं होगा तो पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं हो पाएगा, सही ढंग से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, सभी जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए प्रिसाइजली हर एक ऑपरेशन का होना। और जनरली देखते हैं जैसे सिंचाई भी पहले हमारे यहाँ भी वही है, पूरा फ्लड कर देते हैं, गेहूं को भी पूरा पानी खोल देते हैं, पानी भर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पौधों में ज़्यादा पानी लग जाता है, खेत में पानी ज़्यादा हो जाता है, उससे पौधे को प्रसन्नता नहीं होती और उनका ग्रोथ रिटार्ड होता है, ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। तभी माइक्रो इरिगेशन का नाम सुने होंगे, जिसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है। स्प्रिंकलर सिर्फ बारिश की तरह पानी डालता है, उससे उतना ही पानी रहता है जिससे जमीन की फिजिकल क्वालिटी खराब ना हो और पौधों को पानी मिलता रहे। और माइक्रो इरिगेशन उन क्षेत्रों के लिए है जैसे जहाँ पानी की ज़्यादा कमी है, तो उसमें और भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में ज़्यादा उनके फायदे हैं। धान वगैरह की भी खेती अब माइक्रो इरिगेशन से हो पाती है, ये ड्रिप इरिगेशन से गेहूं के भी हो जाएगी। उन सब में उत्पादकता फ्लड इरिगेशन से, जो कि हम सीधे बहा देते हैं पानी, उनकी अपेक्षा देखी गई है। उत्पादकता भी ज़्यादा होती है, पानी की बचत भी होती है। पानी की बचत मतलब बिजली की बचत। ज़्यादा एरिया में आप सिंचाई कर सकते हैं स्प्रिंकलर के तहत। जितने लिमिटेड पानी है हमारे पास है, उस पानी से हम ज़्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण खेती में
यांत्रिकीकरण से काफ़ी फायदे होते हैं। एक तो हमारी उपज बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, और उत्पादकता बढ़ती है और एक ही ज़मीन से 2 या 3 फसल ले लेते हैं, तो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ती है। तो उससे एक ही खेत से हम 3 फसल लिए और एक ही खेत से पहले 1 फसल ले पाते थे। तो 3 फसल लेंगे तो ज़रूरी है हमारी उत्पादन बढ़ेगी तरह-तरह की फसलों की, और ये सब हमें यदि प्राइस उसका सही मिलता है तो हमारी इनकम बढ़ाने में सक्षम होगी। और शुरुआत में जब 1914 में पहली बार ट्रैक्टर आया था, तो उसका मकसद ये था कि हमारे पास ज़मीन ज़्यादा थे, हम लोग कम थे, हमारे पास श्रम कम थे, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम खेती में लाएँ, और जो ऊबड़-खाबड़ ज़मीन थी, जो ज़मीन जंगल टाइप की थी जहाँ खेती नहीं होती, उनको कैसे डेवलप करें ताकि उसमें से खेती कर सकें और उपज को बढ़ा सकें। क्योंकि उस समय हमारी उत्पादकता बहुत ही कम थी। तो जितना उपज हो पाता था देश में, उससे लोगों को खाने भर, सालों भर चावल, गेहूँ नहीं मिल पाते थे। तो इसलिए सरकार का उस समय एम्फैसिस था कि कैसे खेती ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम खेती में लाएँ। किंतु धीरे-धीरे ये पता चला कि वो सिर्फ़ एरिया ही नहीं बढ़ाते हैं, उनसे खेती में हर एक रिसोर्स जितनी है, खाद, पानी, सबकी उत्पादकता बढ़ती है। ह्यूमन रिसोर्स की, आदमी की भी उत्पादकता में इज़ाफ़ा होता है, जिससे अंततः हमारी फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। और आज जो पुराने लोग हैं, जो खेती से जुड़े हुए, वो देख सकते हैं कि कितनी चेंज आई है। मैं एक दिन अपने भाई एक हैं मेरे गाँव में, जो चचेरे भाई हैं, खेती में हैं, तो उनसे मैं पूछा क्या कैसी खेती चल रही है? तो बोले कि जब तुम गाँव पे छोटा-सा था, जितनी अनाज होती थी पूरे फैमिली को, आज हम डिवाइड हो गए हैं, छोटे-छोटे जोत हो गए, फिर भी उतनी ही अनाज अभी भी होती है, जो कि उनके पास 1/10 जो लैंड है, बट उत्पादकता टोटल प्रोडक्शन जो है उतना ही है। तो ये तकनीकी के तकनीकी उपयोग से ही पॉसिबल हुआ है, जिसमें यांत्रिकरण का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना इसके हम नई तकनीकों को नहीं अपना सकते। इतना ही नहीं, इनसे जो खेती में यांत्रिकीकरण से सिर्फ खेती में ही सुविधा नहीं बढ़ी है, उसके साथ-साथ जो खेती करने वाले हैं, उनकी इज़्ज़त में भी इज़ाफ़ा होता है, क्योंकि उनको मैले-कुचले रहकर खेती नहीं करनी पड़ती है। अब साफ-सुथरे कपड़ों में बैठ कर के खेती कर सकते हैं। और जो मेहनत करनी पड़ती थी, ड्रजरी थी, झुक कर काम करना, जिससे शरीर पे बहुत ज़्यादा कीचड़ में काम करना, उन सब चीज़ों से भी यांत्रिकीकरण से छुटकारा मिला है, और लोगों का झुकाव भी इसमें बढ़ेगा धीरे-धीरे। लोग युवा भी खेती कर पाते हैं। पहले युवा लोगों को भागने की ये रहती थी, क्योंकि खेती में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इस सब यांत्रिकरण का ये इम्पोर्टेंस है। दूसरा, इस यांत्रिकीकरण से नॉन फार्म सेक्टर, जैसे कि खेती से अलग के रोज़गार भी उपलब्ध हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। किस रूप में? जैसे मशीनों का रिपेयर, मेंटेनेंस, इसके लिए भी चाहिए। इनको बनाने के लिए भी रोज़गार उत्पन्न हुए हैं। इसके रिलेटेड बहुत सारे, अब जैसे आटा चक्की भी यांत्रिकीकरण ही है, उसको प्रोसेसिंग के लिए है। सिमिलरली डेयरी दूध वाला जो शीतलन करके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहाँ भी बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं। इसी तरह बहुत सारे खेती से बाहर भी रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। तो इस सब ग्रामीण विकास में योगदान देते हैं, क्योंकि लोगों के पास जितना रोजगार, उतनी आमदनी, उतना ही विकास। इनकी खेती मैंने इनके आने से इनपुट इंडस्ट्री को भी काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि
खेती 3 खेती होगी, तीनों खेती में फर्टिलाइजर डालना है, पेस्टिसाइड डालना है, तो इन सब के लिए भी रोजगार, ये सब बेचने खरीदने के लिए रोजगार उत्पन्न हुए और धीरे धीरे लोगों की जो अपनी इज्जत है, प्रतिष्ठा है सोसाइटी में, वो भी बढ़ती जाती है। जिसे देखेंगे जिसके पास ट्रैक्टर वगैरह जो मशीन रखे हुए हैं वो थोड़ा ज़्यादा सुखी संपन्न होते हैं और उनको दूसरों की तरह झुक झुक कर खेतों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना काम करते हैं। तो इस तरह से यांत्रिकीकरण से खेती में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं और वो काफी अच्छा कर रहे हैं, किंतु अभी भी सबको इजीली अवेलेबल नहीं है मशीन, खास करके अच्छे मशीन। छोटे किसानों के पास तो उनको उपयोग करने की कैपेसिटी ही नहीं है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार शुरू से ही तरह तरह के स्कीम लेकर आती रही है, सब्सिडी पर आधारित मशीन उपलब्ध कराती है ताकि लोगों को इसको मिल सके। तो इसी तहत एक SMM करके भारत सरकार ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम लाई, जिसके तहत एक 3 इसका मेन कंपोनेंट है। अब मेन उद्देश्य इसका यह है कि कृषि यंत्रों को वहां तक पहुंचाया जाए जहां अभी तक कृषि यंत्र नहीं पहुंचे हैं, खासकर उन बैकवर्ड गांवों में जहां कृषि यंत्र नहीं पहुंचे हैं, कृषि यांत्रिकीकरण कम है, उन इलाकों में जहां कृषि यंत्र कम है, या उन खेतों पे सीमांत छोटे किसान हैं, उनके पास कृषि यंत्रों को कैसे पहुंचाया जाए। वही नहीं, जो हमारे बड़े बड़े किसान भी हैं, जो कि नई मशीनें जो हैं जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, लेजर लैंड लेवलर, जो कि जमीन को पूरी तरह समतल करता है, उसका भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो सभी एक किसान नहीं खरीद सकते हैं। तो उन सब यंत्रों के लिए भी उनकी भी पहुंच हो किसानों तक, इसके लिए एक कस्टम हायरिंग सेंटर हो, जहाँ की इनकी मशीनों की बैंक टाइप का बनाया जाए, जहाँ से लोगों को मशीन या मशीन के साथ उसकी सुविधा मिल सके, सर्विस की सुविधा मिल सके किराए पर। तो उसके लिए भारत सरकार ने जनरल लोगों को 40% तक अनुदान और SC ST लोगों को 60% तक अनुदान, हिली एरिया में तो 90% तक अनुदान है पूरे खर्च का। और ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर जो हैं, ये 1 करोड़ रुपए तक के दिए गए हैं, और हाईटेक वाले में तो 2-2 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट है, और सरकार इसमें 40% अनुदान देती है। मतलब समझ लीजिए एक छोटा सा जो कस्टम हायरिंग सेंटर जो 25 लाख वाला भी है, तो उसमें आपको 16 लाख, मैंने 40% मतलब 10 लाख सरकार दे देगी, आपको 15 लाख रुपए का इंतजाम करना है, और इसमें कोई भी ले सकता है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो अपने जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर जो हैं, उनके यहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उनसे आप एप्लीकेशन अप्रूव करने के बाद खरीद करके उनके यहाँ बिल सबमिट करेंगे, तो बिल में 40% आपको सब्सिडी दे देंगे। 10 लाख रुपए, 25 लाख का यदि आप खरीद करके सब चीज़ लगाते हैं तो आपको दे देंगे, बनिस्बत आप उसको कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में यूज करते हो। वो आकर वेरीफाई करेंगे आपके यहाँ, देखेंगे कि आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सब सुविधा आपने लाया कि नहीं है। तो इस तरह से ये कंपोनेंट ये हुआ कस्टम हायरिंग वाला। दूसरा कंपोनेंट सरकार क्या कर रही है कि लोगों में इन मशीनों को उपयोग करने की दक्षता नहीं है, उसके लिए भी स्किल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं ताकि लोग उसको सीख सकें। साथ साथ क्या हुआ कि जो अच्छे जो मशीन आए हैं, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस भी हमारे इलाके में नहीं है, या चारों तरफ अभी भी पंजाब से ही चारों तरफ सप्लाई होती है, और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी पंजाब में ही जाना पड़ता है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि स्किल सेंटर खोले हैं, जहाँ पर कि
लोगों को ट्रेंड किया जा सके और ट्रेंड करने के बाद वर्क स्टेशन खड़ा कर सके जहाँ पर कि मशीनों की रिपेयर और मेंटेनेंस हो, ताकि गांव के नज़दीक ही उनको मशीन को रिपेयर मेंटेनेंस करने की सुविधा मिल जाए। अब जैसे पंजाब में जाना पड़ रहा है तो बिहार में ही मिल जाए, एक दो डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल मिल जाए बड़ी बड़ी मशीनों का, छोटी मशीनों का गांव के साइड में ही मिल जाए। इस तरह के प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसमें राज्य सरकारों की भी अहम भूमिका है। तो 3 कंपोनेंट हुए, एक रिपेयर मेंटेनेंस पर, एक लोगों को उस मशीन को उपयोग करने की दक्षता देना, और तीसरा लोगों को जागरूक बनाना कि मशीन से क्या फायदे हैं। लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास हाथ से काम करने की कैपेसिटी, हमारे पास बैल है, हमारा, हम मशीन से क्यों करें। तो मशीन जो काम करेगा वो आदमी के काम से बेहतर होगा। आप मशीन का उपयोग करेंगे तो उत्पादकता आपकी ज़्यादा होगी, समय पे आपका काम हो जाएगा, तो अतिवृष्टि, ओलावृष्टि सबसे भी फसलों को आप बचा सकते हैं, तो क्रॉप लॉस को भी बचा सकते हैं। इन सब चीज़ों से फायदा होगा। तीसरा चीज था, सबसे बड़ी एक बाधा थी कि कुकुरमुत्ते की तरह बहुत सारे फार्म इंडस्ट्रीज भी खड़े हो गए और उसमें जो मशीन बनाने लगे तो उनकी दक्षता नहीं थी। किसान खरीद कर लाया, खेती करना शुरू किया, वो मशीन टूट गया। अब मशीन टूट गया, उसके रिपेयर करने में खेती का समय निकल गया। तो बहुत ही खराब गुणवत्ता वाले मशीन मार्केट में आ रहे थे। तो सरकार ने उसके लिए भी एक कानून बनाया, रूल बनाया कि बिना सर्टिफिकेशन के कोई भी यंत्र मार्केट में नहीं बिकेंगे। और कंट्री, पूरे देश में 6 उनके फार्म टेस्टिंग सेंटर हैं, फार्म मशीन टेस्टिंग सेंटर हैं। वहाँ से टेस्ट करा करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या फिर जितने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कॉलेजेज हैं देश में, हर एक स्टेट में 1-2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर के एग्रीकल्चर कॉलेज है, उनको भी ये पावर दिया गया है कि वो सर्टिफाई कर सकते हैं अपने यहाँ उनको टेस्ट करके मशीनों की दक्षता को। बिना उनके मशीन नहीं बिक सकती, और बेचते हैं तो गलत करते हैं, पकड़े जाएंगे तो पनिश किए जाएंगे। तो इस तरह से करके मशीनों की दक्षता में भी सुधार किया गया, छोटे मोटी मशीनों को। और बड़ी मशीन तो बड़ी कंपनियां बनाती हैं तो उनका तो अच्छा है। तो इस तरह से भारत सरकार का प्रयास है कि सभी के पास मशीन की उपलब्धता हो और उसको उपयोग करें। इतना ही नहीं, जो सीमांत किसान हैं उनके पास पैसों की भी कमी रहती है, वो मशीन हायर नहीं करना चाहते हैं। तो सरकार ने 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मशीन उपयोग करने के लिए भी सीमांत किसानों को प्रोत्साहन राशि देना शुरू किया है। किंतु उसमें राज्य सरकार, बहुत सारे राज्य सरकार नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं बिहार में क्या पोजीशन है, वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेशन चाहिए कि आपके यहाँ काम हुआ, किसने इस मशीन ने किया, उसका कोई प्रूफ ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, नहीं तो जाली पैसे बहुत जाएंगे। बट भारत सरकार की ये योजना है कि हम इसको करें। तो देश में कस्टम हायरिंग भी नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से ही चली आ रही है, और इसमें बहुत सारे मॉडल भी हैं। डिफरेंट स्टेट में जाएंगे, डिफरेंट तरह के लोग। एक में सिंगल आदमी भी, जिसे हम ट्रैक्टर रखते हैं, हमारे पास जो काम हो गया, हमारे पास खाली समय है तो हम दूसरे को भी देते हैं, तो ये भी एक कस्टम हायरिंग ही हुआ। तो ये तो हम एक किसान दूसरे को देता है, वो भी कस्टम हायरिंग का है। दूसरे को जो खरीदते हैं और इसी पर्पज से खेती करेंगे, पानी का, हार्वेस्टिंग का सब काम करेंगे, वो पैसा कमाएंगे, वो इंटरप्रेन्योर हैं, छोटे किसान, मझोले किसान जो भी हैं, तो उनके पास काफ़ी मशीनें हैं, वो अपना उसी से पैसा कमाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो वो एक कस्टम है। इसमें बड़ी बड़ी फार्म मशीनरी वाली कंपनियां भी कहीं कहीं सेंटर खोली हुई है, वो भी सब सुविधाएं देती हैं, वो भी है। तो वो भी एक कस्टम हायरिंग सेंटर है।
कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इसमें लगी हुई हैं, जो कि बिहार में भी अभी पैक्स को ये एक एक कस्टम हायरिंग सेंटर देने की बात चल रही है। पता नहीं कितने लोगों को अभी मिला है, बट उनको दिया जा रहा है वही 40% के सब्सिडी पर। तो इस तरह से बहुत सारे मॉडल हैं, प्राइवेट मॉडल भी है। एक आध मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे एक राइस ट्रांसप्लांटर है जो अपने यहाँ धान की खेती होती है। सबसे अभी भी जो ऑपरेशन मैकेनाइज नहीं हो पाया है वो ट्रांसप्लांटिंग वाला। ट्रांसप्लांटिंग आज भी जो धान की बुआई है, रोपाई है, वो हाथों से ही करनी पड़ती है, तो उसमें झुक कर मजदूरों को काम करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट है। और हमारे यहाँ तो औरतें कर लेती हैं, पंजाब वगैरह में अभी भी हमारे यहाँ के ही मर्द मजदूर जाते हैं और वो करते हैं। तो ये बहुत ही टीडियस काम है, बहुत ही दिक्कत वाला काम है, झुक कर काम करना और पूरे दिन लगे रहना। तो उसके लिए ट्रांसप्लांटिंग मशीन है, जो कि थोड़ा सा उसमें बीज उगाने के लिए भी, बीज यदि हमारे यहाँ जो जिस तरह से बीज उगाया जाता है, बिचड़ा उगाया जाता है धान का, वो बिचड़े उसमें काम नहीं करते हैं, उनके उगाने की विधि अलग है, तो थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसमें सीखने की जरूरत है। तो एक केरला का और उड़ीसा का मॉडल में जिक्र करना चाहूँगा। अपने यहाँ भी वैसे कुछ यंग युवा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ औरतें, केरला में औरतों ने ये मोर्चा पकड़ा हुआ है। वो हर एक गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके बिचड़े को उगाना और मशीन से ट्रांसप्लांटिंग करना। तो ट्रेनिंग लेकर के कैसे बीज को उगाना है, कैसे लगाना है ट्रे में, कैसे उसको ट्रांसप्लांटिंग करना है। तो 6-7 महिलाओं का ग्रुप एक ग्राम पंचायत को, वो ग्राम पंचायत वहाँ प्रोवाइड करती है, मैंने ये कोऑपरेटिव के थ्रू ट्रांसप्लांटिंग मशीन। उस ट्रांसप्लांटिंग मशीन को लेती हैं और लोगों से उनका रिक्वायरमेंट लेकर कौन सी वैरायटी लगानी है वो वैरायटी दे दो, वो वैरायटी का बीज वो उगाती हैं और उसको ट्रांसप्लांट करती हैं। उसका वो चार्ज किसानों से लेती हैं। तो इससे किसानों को बिना किसी दिक्कत के वो ट्रांसप्लांटिंग का ऑपरेशन हो जाता है, ये बुआई रोपाई वाला ऑपरेशन हो जाता है। हमारे यहाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नहीं तो धान में लगाने के अलावा और सब चीज़ मैकेनाइज्ड हो गया है। हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर आ जाते हैं, आपका खेत से निकल जाए, जुताई के लिए ट्रैक्टर है। जिस दिन ट्रांसप्लांटिंग वाला ऑपरेशन हो जाए तो धान की खेती में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रह जाएगा, बीज लगाना और ये सब इजी हो जाए। इसी तरह उड़ीसा में क्या किया सरकार ने, पीपीपी मॉडल लगाया, जिसमें कि पब्लिक एंड ये प्राइवेट दोनों मिलकर, तो प्राइवेट कंपनियां उसमें आई। उसमें वो लोग बीज उगाते हैं, आपसे पहले ले लेते हैं क्या क्या लगाना है, आपका बीज तैयार करते हैं आपसे। तो उसमें क्या करती है, चूंकि उड़ीसा एक पुअर स्टेट है हमारे जैसा, तो वहाँ भी किसानों को पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो सरकार ने उसमें 2/3 खर्चा अपने उठाया और 1/3 किसान से। किसान भी देगा और ये भी देगा और प्राइवेट आदमी वो काम करेगा। तो इस तरह से वहाँ भी कुछ इलाके में शुरू है। तो हमारे यहाँ भी ज़रूरत है, युवा लड़के इस चीज़ को उठा सकते हैं, ट्रेनिंग ले करके ट्रांसप्लांटिंग वाला मशीन खरीद लिए, बहुत महंगा नहीं है, उसको लेकर के वो ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। एक पंजाब में है जमींदारा मॉडल है। तो जमींदारा मॉडल क्या करता है, उसमें सभी मैंने इम्प्रूव्ड फार्म मशीनरी रखे हुए हैं। तो मशीनरी ही नहीं, इनपुट्स भी, जो जैसे खाद है, बीज है, दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ वो सप्लाई करता है किसानों को। और तो किसान को सिर्फ फ़ोन करना है उनको कि भाई हमारे खेत में जुताई करनी है, हमारे खेत में दवाई स्प्रे करनी है, ये वाली दवाई स्प्रे करनी है, हमारे खेत में कटाई करनी है। उनके यहाँ से आदमी आ जाते हैं। और यदि आप ट्रेंड हैं कोई मशीन यूज करने में, तो मशीन भी वहाँ से मिल सकती है। मशीन आप जाकर ले आइए और आप खेती करके उनको पहुँचा दीजिए। तो पर आवर के रूप में उनके चार्जेज हैं। मशीन, आप सिर्फ मशीन लाते हैं और मशीन के साथ ड्राइवर आता है तो उसके दूसरे चार्जेज हैं। तो इस तरह से
वो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है। तो इस तरह के हमारे युवा अपना सकते हैं और खेती को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वो अपना तो भरण पोषण करेंगे ही, साथ साथ रूरल एरिया का विकास में, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो इस तरह की चीजें मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से। किंतु अभी भी हमारे यहाँ दो सबसे बड़ी दिक्कत है ये कृषि यांत्रिकीकरण में। एक तो हमारी छोटी छोटी जोतें, हमारे 1 हेक्टेयर के जमीन यदि हमारे पास है तो हो सकता है वो 10-15 टुकड़े हों। तो छोटी छोटी आकार की प्लॉट्स हैं और वो भी 4-5 जगह पे हो। तो जब तक जमीन एक जगह नहीं होगी और प्लॉट की साइज थोड़ी बड़ी नहीं होगी, मशीनों पे खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि छोटी एरिया में तो बड़े मशीन घूम नहीं सकते छोटे प्लॉट में, और छोटी मशीन लाएंगे तो उसकी वो उतनी इफिशिएंट नहीं है छोटे वाले मशीन, तो उसमें खर्चा आपको ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से सरकार से भी अपील है कि सरकार जो लैंड कंसोलिडेशन करे, भूमि सुधार करके लैंड को कंसोलिडेट करे। यदि आदमी को छोटी जोत है तो एक ही जगह दिलवाने की कोशिश करे, और एक ही प्लॉट के रूप में। तो इस तरह से यदि किया जाता है तो अच्छा रहेगा। एक मॉडर्न लैंड लीजिंग एक्ट भी नीति आयोग ने जारी किया है, जिसको यदि बिहार सरकार अडॉप्ट करती है तो लोगों को उससे भी सुविधा होगी कि अपनी ज़मीन लीज पर दे करके, जो अपनी नज़दीक की ज़मीन है दूसरे से ले करके अपनी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि दूसरे के पास ज़मीन है तो उसको हम दे दिए, और अपने पास किसी दूसरे की ज़मीन है तो उसको लेकर के हम बड़े प्लॉट में खेती कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है। और यांत्रिकीकरण हमारे खेती को काफ़ी सुधार सकता है, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की आमदनी में इजाफा होगा, और आगे आने वाले समय में ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करके लोगों के जीवन को सुखमय बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नलिनी रंजन जी। आपने बड़ी सुगमता और सरलता से बताया ग्रामीण विकास में जो कृषि में यंत्रीकरण की क्या भूमिका हो सकती है, मशीनीकरण से कैसे ग्रामीण विकास हो सकता है। कृषि में विकास होगा तो ग्रामीण विकास होगा ही। अब हम देखते हैं हमारे कुछ कमेंट्स, कुछ लोगों का कुछ क्वेरीज है, तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत लोगों ने आपका स्वागत किया है, बधाई दिया है, तो उन लोगों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। चाहे वो बिहार स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, तो रजनीश ठाकुर जी भी चर्चा किए हैं कि काफी बढ़िया संवाद रहा है। और इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग का कमेंट्स है कि काफी महंगा हो रहा है इक्विपमेंट्स। तो इसके बारे में तो इन्होंने आपको बताया डॉक्टर साहब ने कि काफी मात्रा में सरकार अनुदान भी दे रही है, तो इस अनुदान का भी फायदा आप ले सकते हैं। और अनुदान की जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाओं के तहत आपको जाना पड़ेगा। और इस तरह से यह जो देखा जा रहा है एक ऐड करना चाहूंगा कि बिहार सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप को 90% तक अनुदान दे रही है इसके लिए, कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू यदि जाते हैं तो आपको और सस्ते में मशीनें मिल जाएंगी। तो रास्ते बहुत सारे हैं, आप लोगों से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिल करके रास्ता निकाल सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो अभी महंगे तो जरूर हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, लेकिन सब्सिडी दी जा रही है
और सब्सिडी का प्रारूप जो है वह व्यक्तिगत रूप से होकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ही हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने काफी विस्तृत तरीके से आप लोगों को बताया कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का विकास कर सकते हैं ग्रामीण विकास के माध्यम से यंत्रीकरण का प्रयोग करके। तो इसमें वे देख रहे हैं कि जो हमारी यंत्रीकरण में से क्या फायदा हुआ, इसके बारे में आप लोगों को बताएं। कौन कौन से यंत्र हैं जिसका के प्रयोग किया जा सकता है, इसके साथ साथ कैसे ग्रामीण विकास में रोजगारी की भी गुंजाइश बताए खेती के माध्यम से। क्योंकि जब यंत्र आएंगे तो यंत्रीकरण होंगे, यंत्रीकरण में जब आप मशीन खरीदेंगे तो मशीन खरीदने से मशीन की रिपेयरिंग के लिए भी जो है वो नॉन फार्म सेक्टर डेवलप करेगा, तो उसके लिए मैकेनिक्स वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी, वहाँ रोजगारी का भी सृजन किया जा सकता है। इसके साथ साथ जब आपकी उत्पादकता बढ़ेगी मशीनों के प्रयोग से, तो जब उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि खाद की भी प्रयोग करना पड़ेगा, रसायन के भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो खाद उद्योग और रसायन जो हम पेस्टिसाइड जिसे कहते हैं, उसके भी उद्योग में लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे परिवेश में देखा जा रहा है कि यंत्रीकरण से काफी फायदे हैं। अब रही प्रश्न, डॉक्टर साहब का प्रश्न क्या है, उत्तर भी है इसमें, तो इन्होंने दे ही रखा है कि क्या छोटे किसान जो अभी यंत्रीकरण के लाभ कैसे ले सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं मित्रों कि दिन प्रतिदिन संयुक्त परिवार प्रणाली टूटते जा रहा है, जमीन का टुकड़े में बढ़ते जा रहा है। बड़े किसान मध्यम किसान में, मध्यम किसान छोटे किसान में, सीमांतहीन किसान और अंततः वे खेतिहर मजदूर में परिणत होते चले जा रहे हैं। ऐसे परिवेश में यह देखा जाता है कि यंत्रीकरण कैसे किया जा सकता है। तो इन्होंने बहुत तरीके से बताया कि जो CHC मॉडल्स है, जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, जिसके माध्यम से आपके पास पूंजी नहीं है, आप छोटे किसान हो गए हैं, तो हर गांव में, हर पंचायत में खोलने की बात सरकार की आई है। भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार के सहयोग से केंद्र खोले जाएंगे। और इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, अनुदान की राशि 40% से लेकर के और 80% तक का है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसमें भी काफी अनुदान मिल रहा है। हरिजन और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उन लोगों को, या हिली एरिया में है, उन लोगों को इस पे ज्यादा अनुदान मिल रहा है। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि कृषि में यंत्रीकरण से कम पूंजी वाले या छोटे किसान या सीमांत किसान भी लाभान्वित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एक ट्रेंड देखेंगे, हम लोगों के गांव में जो किसान थे, बैल खत्म हो गई है, ट्रैक्टर्स, लैंडलेस वर्कर्स जो गांव के थे 5 साल 4 साल 8 साल पहले तक जो मजदूर में रूप में कार्य करते थे, वो भी इस यंत्रीकरण की फायदा लेकर के काफी मात्रा में पैसे कमा रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर नहीं था, सरकार ने 80% 90% तक का अनुदान दिया और ये ट्रैक्टर खरीद लिए और ट्रैक्टर लेकर के गांव में किराए पे अपना चला रहे हैं, जिससे कि वो लाभान्वित हो रहे हैं। फिर इन्होंने बताया पीपी मॉडल उड़ीसा का राज्य सरकार, बिहार सरकार भी प्रयोग कर सकती है, क्योंकि पीपी मॉडल से काफी उसमें सरकार को भी पैसे अनुदान मिलेंगे और व्यक्ति कुछ अपनी पूंजी भी लगाएगी। तो पीपी मॉडल से किया जा सकता है। जमींदारा मॉडल की इन्होंने चर्चा किया, जो वहां पर पंजाब में है, उसके पास मैन पावर भी है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी है और पैसा पुंज सब है। आपको यदि आप खेती करना चाहते हैं तो टेलीफोन के माध्यम से उन्हें खबर कर दें, मुझे इक्विपमेंट चाहिए, मुझे फर्टिलाइजर चाहिए, मुझे सीड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, मैन पावर चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए, जैसी सुविधा चाहें वैसे हो सकता है। साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात बताई कि कृषि में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि पैर सड़ जाते थे। मुझे याद है बरसात के दिनों में खेत में काम करने वाले किसान और मजदूरों के हाथ में वो पानी से गलने लगते थे। आज यंत्रीकरण से इस पे काफी मात्रा में फायदा मिला है। साथ साथ अभी डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताया कि जो
सबसे कृषि में टफ कार्य जो है वो रोपनी और बीज उखाड़ने का है, जिसे मूड़ी उखाड़ना कहते हैं। जो बीज उखाड़ने का काम पुरुषों के द्वारा प्राय होता है बिहार में, और रोपने की कार्य प्राय महिलाएं करती है। तो यह बहुत टफ टास्क है। लेकिन आज हमारे पास ट्रांसप्लांटिंग मशीन्स आ गए हैं, और इस ट्रांसप्लांटिंग मशीन्स के लिए बीज लगाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सुधार लाने की जरूरत है। उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, सरकार प्रशिक्षण भी दिला रही है, तो इसका लाभान्वित हम हो सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा डॉक्टर साहब ने, कि युवा लोग खेती से भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि पहले खेती और खेती पूर्णतः लेबर इंटेंसिव था, शारीरिक श्रम के द्वारा ही करना पड़ता था, तो युवा लोग भाग रहे थे। लेकिन आज वर्तमान परिवेश में जो आपके डॉक्टर कुमार ने बताया कि कृषि में अब मानवीकरण के साथ साथ मैकेनाइजेशन होने से कैपिटल इंटेंसिव भी हो गया है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास पूंजी न भी है या कम भी पैसे हैं, तो कृषि यंत्रों का प्रयोग करके आप अपने कृषि को विकसित कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने बहुत गहरी गहरी बात बताई है, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान है वो लाभान्वित हो सकते हैं। जो हमारी परंपरागत विधि थी, छिट्टा विधि जो कहते थे, बीज को छिड़काव करते थे और वह बीज अनियंत्रित होता था, कुछ बीज जमीन के ऊपर रह जाता था, जैसे पक्षी चिड़िया जो होते थे वो खा जाते थे, तो उनका अंकुरन ही नहीं हो पाता था, और उसमें अनियंत्रित होने के कारण खाद और बीज हवा का भी प्रयोग नहीं हो पाता था। लेकिन आज हम लोगों के पास सीड ड्रिल के लिए एक से एक मशीनें आ गए हैं, जिस मशीन के माध्यम से आप जो लाइन लगा करके जो खेती की जाती थी, लाइन विधि की जाती थी, उससे लाभान्वित हो सकते हैं। हवा भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, साथ साथ पौधे में कलियां जो फूटेगी, एक सिंगल स्टीम का नहीं होकर के साइड से बहुत सारे शाखाएं उसमें निकलेगी, तो भी काफी लाभान्वित हो सकता है। इसके साथ साथ यह भी इन्होंने बताया कि हम लोग सिंचाई करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो जल की जो सीमितता है, हमारे पास जल पर्याप्त नहीं है। दिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घटती चली जा रही है। वैसे परिवेश में हम लोग जो किसान सिंचाई की प्राचीन पद्धति होता था, जिसमें कम पानी की जरूरत होती थी, विशेषकर रबी फसल में या गेहूं में, वहां पर हम ज्यादा सिंचाई दे करके सोचते थे कि हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन वह नुकसान होता है। सिंचाई के लिए इन्होंने दो विधि जो बताई, वह तो जमीन की बनावट पर निर्भर करता है। स्प्रिंकल मेथड्स है या ड्रिप इरिगेशन की बात कही, इसके माध्यम में इस भी स्प्रिंकल में भी हम मशीन का प्रयोग करते हैं, और ड्रिप इरिगेशन में भी मशीन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मशीन की आकृति बड़ी और छोटी अलग हो सकती है, ऐसे परिवेश में यह देखा जाता है कि यंत्रीकरण से हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी में वृद्धि होती है। हम एक एक फसल पहले लिया करते थे, यंत्रीकरण से हम तीन तीन फसल लेंगे, उत्पादकता भी बढ़ेगी। जब उत्पादकता बढ़ेगी तो ग्रामीण विकास तो निश्चित होना ही है। इसके साथ साथ यह देखा जा रहा है कि काफी मात्रा में कृषि यंत्रीकरण कुछ समस्याएं भी आती है, जिसका भी उन्होंने निराकरण बताया। क्योंकि हमारे यहाँ जो भूमि क्या है, विभाजन एवं अपखंडन है, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड्स हैं, बिखरे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े अलग अलग हैं। परिणाम स्वरूप जो हम यदि कृषि में यंत्रों का प्रयोग करते हैं, होता तो है लेकिन लागत ज्यादा लगता है, ऐसे परिवेश में तरीके से नहीं हो पाता है। फिर भूमि सुधार की बात की, भूमि सुधार के प्रक्रिया के तहत आता है कि जो बिखरे जमीन है उसको एक जगह जमा किया जाए, उस जमा के माध्यम से भी किसान लाभान्वित होंगे और वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं, यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बिहार सरकार में भूमि सुधार नहीं हो पाया है। 2009 में बंदोपाध्याय कमेटी की गठन भी की गई थी कि भूमि सुधार बिहार में कैसे किया जाए, कैसे किसानों को अधिक लाभान्वित किया जाए, लेकिन उसकी रिपोर्ट सीमित रह गई और आज भी हम लोगों की भूमि सुधार नहीं हो पाया है। ठीक है, हम लोग आपस में जो किसान हैं, एक पड़ोसियों से मिल करके कुछ कुछ अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भूमि का साइज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके राज्य में किसानों को भूमि के प्रति इतना प्रेम है, इतना लगाव है कि वह प्रायः इस क्षेत्र में अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके साथ साथ
हम कहेंगे डॉक्टर साहब भी और कुछ कहना यदि चाहते हैं तो बात बताएं। एक चीज भूल गया था बताना लोगों जी को जी। कि एक मोबाइल ऐप भी भारत सरकार ने जारी किया है, जिसमें जो यंत्र किराए पर देने वाले हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, और जिनको किराए पर लेना है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। जिस तरह से ओला उबर इस जो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, उसी तरह दोनों के फायदे के लिए ये ऐप बनाया गया है, जिसमें जिनको अपनी मशीन किराए पर देनी है वो भी वहाँ ऑनलाइन बुक कर देंगे और मैंने रजिस्टर कर लेंगे, और जिनको चाहिए वो भी रजिस्टर करके अपनी डिमांड डालेंगे। तो जो भी नज़दीक वाले सेंटर मशीन होंगे। देने वाले होंगे वो उस उस ऑफर को लेंगे और बात करके आपके यहाँ काम पे आ सकते हैं। तो कि छोटे किसान जो भी हैं जिनको मशीन की ज़रूरत है, या बड़े किसान भी जिनको इम्प्रूव्ड मशीन की ज़रूरत है, उस कस्टम हायरिंग सेंटर उस मोबाइल ऐप से जुड़ करके आप मशीन किराए पर ले सकते हैं, काम करा सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा भी है। तो और धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने काफी इस संदर्भ में जानकारी दी कि आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप अपनी सप्लाई और डिमांड की बात कर सकते हैं। मोबाइल पर उन लोग उपलब्ध होंगे, आप जैसे ही अपना रिक्वायरमेंट डालेंगे जो नियरेस्ट सेंटर होगा वो आपसे अप्रोच करके सर्विसेज दे सकता है। तो कुल कहने का तात्पर्य यह है, आज के जो व्याख्यान में एक पॉइंट निकल के आया है कि ग्रामीण विकास कृषि के द्वारा होगा ही, और कृषि में यंत्रीकरण के प्रयोग किया जा तभी होगा। लेकिन इन्होंने इंपॉर्टेंट बात जो बताया वह बात है कि किसानों को अब परंपरागत किसान बनने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न किसान बनने की जरूरत है, शिक्षित किसान बनने की जरूरत है, जो जो आज आईटी का प्रयोग करके, तकनीकी का प्रयोग करके, सूचना प्रसारण माध्यम के माध्यम से अपनी जो रिक्वायरमेंट कृषि के क्षेत्र में है, चाहे वह खाद हो, चाहे वह बीज हो, चाहे वह यंत्र हो, चाहे वह बाजार हो, वगैरह वगैरह की चर्चाएं से की जा सकती है। अतः जागरूक किसान हो और ग्रामीण विकास यदि चाहते हैं तो किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में जो तकनीकी ज्ञान की शिक्षा, मोबाइल की शिक्षा, मॉडर्न मोबाइल लेने की जरूरत है, तभी हम द्रुत गति से ग्रामीण विकास कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नलिनी कुमार रंजन जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी कीमती समय निकाल करके हम लोगों को लाभान्वित किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हम बिहार स्वाभिमान जो आंदोलन है, इसमें हमारे युवा साथी जो अमित जी हैं, या और जो इनके बहुत सारे मित्र लोग हैं जो अभी इस वेबिनार में उपस्थित भी हैं, उन सभी लोगों को भी इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के ग्रामीण विकास एपिसोड में उपस्थित लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ हम लोग अपनी अगली सूचना भी मैं दूंगा। अगले मंगलवार को हम बताएंगे कि ग्रामीण विकास में बैंकों की क्या भूमिका रही है, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक्स इन रूरल डेवलपमेंट। इसकी चर्चा हम एक अच्छे बैंकर्स को लाएंगे जो अभी सरल भाषा में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आज भी आपको मालूम है इतना बैंक विकास कर गया है, लेकिन लगभग 38 से 40% लोग आज भी जो परंपरागत स्रोत जो था, ऋण की व्यवस्था जो होती थी सेठ महाजन साहूकार संबंधियों के से लेते रहे हैं जी। तो इसमें क्या डिफिकल्टीज है और क्या है, इसमें आप लोग उपस्थित हों और आप लोग अपने प्रश्न जरूर डालने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सा प्रश्न है। मैं प्रश्न यदि पूछने लगूंगा तो फिर उतना आनंद नहीं आएगा जितना कि एक श्रोतागण की ओर से प्रश्न आता है तो उसका उचित जवाब देंगे। और पुनः मैं डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार जी का धन्यवाद करूंगा और आशा करूंगा कि भविष्य में फिर आप इसके संदर्भ में, इस कृषि से संदर्भित अन्य विषय में, जैसे सब्जी पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी रहे हैं, वेजिटेबल्स में भी रहे हैं, डेयरी में भी रहे हैं, तो किसी खास स्पेसिफिक विषय पर इनका हम लोग आशीर्वाद लेंगे। इनके विचारों से हम लोग अवगत होकर के लाभान्वित होंगे। और रोजगारी की जिन्होंने एक जो बहुत बड़ी बात बताई,
तो हर पंचायत के ऊपर यह जो है CHC सेंटर खोल करके रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं, आय की भी प्राप्ति होगी और किसानों की मांग की पूर्ति भी होगी, कृषि को यंत्र भी मिलेगा। इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, अगले बार मिलेंगे। शबा खैर सभी को। जी, थैंक यू सर।